हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में। ये सबसे ज़्यादा पेपर में आने वाला टॉपिक है, तो हम इसको इन डेप्थ और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम नेचर ऑफ एचआरएम के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो एचआरडी है, नॉट एचआरएम, नेचर ऑफ एचआरडी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एचआरडी यहाँ से हम यहाँ नीचे आ चुके, यहाँ से पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो एच आर डी विल मेनली डील विद हेल्पिंग एम्प्लॉयज। हेल्प करना है किसको? एम्प्लॉयज को, जिससे वो अचीव कर सके उनका पोटेंशियल और इन्हांस कर सकें अपनी स्किल को, कैपेबिलिटीज को, जिससे वो हेल्प करें किसको? आप वो प्रेजेंट और फ्यूचर गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। अगर वो अपने गोल्स को फुलफिल कर पा रहे हैं तो वो दैट विल लीड टू ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एज वेल, राइट। वो भी अपने गोल्स अचीव कर पाएगी, राइट। जैसे सपोज अगर हमने उन्हें बोला कि तुम्हें महीने के, सपोज आपका उनका सेल्स कोटा दे दिया है, सपोज कि तुम्हें इतना प्रोडक्ट 5,000, कुछ भी कोई पर्टिकुलर आइटम है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये बेचना है तुम्हें एक महीने में। अगर सब अपना वो अचीव कर लेंगे तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन भी अपना रीच कर लेगी ना, आप जो भी उसका गोल था। तो एचआरडी क्या है? वो फोकस करती है किस पे? कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स ऑफ ऑफ द एम्प्लॉय के। ठीक है, किसमें? कॉम्पिटेंसी एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉयज दैट need to be accordance with the present and future job related demands in an organization. HRD can be explained as process that include development and realization of employees potential. इसमें क्या, ये process है जो जिसके अंदर क्या क्या होता है? डेवलपमेंट और रियलाइजेशन होती है किसकी? एम्प्लॉय की पोटेंशियल की, जिससे अगर हम उसे इन्हांस कर देते हैं, ठीक है, मतलब उनकी परफॉर्मेंस को, तो इससे क्या हो सकता है कि, और जो इन्हांसमेंट होती है वो किस किस तरीके से हो सकती है? सबसे पहले तो ट्रेनिंग प्रोग्राम से, डेवलपमेंटल कोर्सेज से, किसी से भी। इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन अपने जो भी गोल्स हैं उनको अचीव कर लेगी। ठीक है, तो फिर सबका फायदा है उसमें, राइट। अब वही तो मेन गोल है जिसकी तरफ सब लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब वेर्नर एंड डी सिमोन ने क्या बात की थी अबाउट एचआरडी? इन्होंने क्या इसको डिफाइन किया था? एज अ सेट ऑफ सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड एक्टिविटी। ये सिस्टमैटिक और प्लान्ड एक्टिविटी है जो डिजाइन की गई है एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिसे प्रोवाइड कर सकें उसके मेंबर्स को अपॉर्चुनिटीज टू लर्न नेसेसरी स्किल्स को लर्न कर सकें, मीट करें करंट एंड फ्यूचर जॉब डिमांड्स। ठीक है, करंट और फ्यूचर जॉब डिमांड्स को मीट कर सकें। अब जैसे डेवलपमेंट होता ही है ना कि आप अक्वायर कर रहे हो कोई स्किल या कुछ। ठीक है, हमने पढ़ा था ना ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन में डिफरेंस, राइट। तो डेवलपमेंट में यही तो था, अब डेवलपमेंट यही है। तो आप क्या है इसके अंदर? मेंबर्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो टू लर्न नेसेसरी स्किल्स टू मीट द करंट एंड फ्यूचर जॉब डिमांड्स। दस द एम्प्लॉय आर गिवन अपॉर्चुनिटीज। तो एम्प्लॉयज को क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेगी टू डेवलप देयर स्किल्स एंड नॉलेज। अब विच इन टर्न विल नॉट ओनली इन्हांस द ओवरऑल परफॉर्मेंस, जो ना कि सिर्फ इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इन्हांस करेगी, बट उनके वर्क मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन को भी। ठीक है, बट बट विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू, और किसको? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को भी रीच करने के लिए। अब कुछ फीचर्स होते हैं एचआरडी के, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सबसे पहले ये फोकस करता है किस पे? इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों की डेवलपमेंट में। ये फोकस करता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स दैट इज व्यूड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, लैंड, लेबर, ये सब होते हैं ना, आपको अगर पता हो, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, कभी रहे हो, 11th 12th में भी अगर आपने पढ़ी हो, तो लैंड, कैपिटल, ठीक है, फिर जो लेबर होती है, ये चाहिए ही होते हैं हमें, राइट, मेन रिसोर्सेज। फिर एच आर डी एक्टिविटीज एम्स एट इन्हांसिंग द कैपेबिलिटीज। इन्हांस करना है क्या? कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल ऑफ द एम्प्लॉयज, जो कि वो परफॉर्म कर सकें जॉब में अच्छे से, एडिक्वेटली एंड एफिशिएंटली। अब एच आर डी क्या है? वो हाईलाइट्स करता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज पोटेंशियल। उनका यूटिलाइजेशन जो है एम्प्लॉयज का, उनकी पोटेंशियलिटीज को पूरा यूटिलाइज करना मैक्सिमम तरीके से, जिससे जो एम्प्लॉय इज एबल टू अचीव हिज और हर इंडिविजुअल गोल्स, वो अपने इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स दोनों को अचीव कर सके। ठीक है, अब ये प्रमोट करता है पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉयज। उनके आपस में कैसे रिश्ते हैं उसको भी प्रमोट करना। ये क्रिएट करता है पॉजिटिव क्लाइमेट
ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब वो एनवी जेलेसी वो सब चीज़ नहीं है, एक पॉजिटिव क्लाइमेट है, हर कोई अपने गोल की तरफ बढ़ रहा है आगे, ठीक है। उससे क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसीज बढ़ती हैं, राइट। उनको इश्यूज नहीं होते कि भाई मुझसे ज़्यादा कम केपेबल इंसान जो है वो आगे जा रहा है बट मैं नहीं जा रहा, क्योंकि सबको स्किल और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, ठीक है, कि वो डेवलप करें उस जो स्किल्स हैं, राइट। उसके बाद एचआरडी जो होती है एक्टिविटीज एम एट डेवलपिंग पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन में जो कल्चर है वो पॉजिटिव तरीके से मतलब एक पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डेवलप करना अपने वहाँ पे, जो फोकस करे लर्निंग पे, पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन सीनियर एंड सबऑर्डिनेट, प्रमोटिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक दूसरे के साथ बिलोंगिंगनेस है अमंग टेक एम्प्लॉयज, फिर इन्हांसिंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ठीक है। अब डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अभी कैसे कैसे आया, ये इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री है, तो ये हम इतना नहीं लिख कर आने वाले हैं, तो हम इसको अगर आप चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है कि हाउ इट इवॉल्व, कैसे आई, राइट। हम लोग मेन चीज़ें लिखेंगे क्योंकि जर्नली दोनों में डिफरेंस आता है, तो उसमें हम थोड़ा वो देंगे जो हमने भी इंट्रो पढ़ा वो, उसके बाद हम सिग्निफिकेंस और बेनिफिट्स क्या हैं वो भी बताएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आर सिग्निफिकेंट एंड नीड टू बी कैरीड आउट, चाहिए ही होती है कि हम इन्हें करें, ठीक है, ऑल लेवल ऑफ वर्कर्स पे, ठीक है, फ्रॉम वर्कर्स एट शॉप फ्लोर ऑफ इंडस्ट्रीज टू लोअर एंड इवन सीनियर मैनेजमेंट, सबका डेवलपमेंट इज नेसेसरी, ठीक है। अब एंड दीज डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, ये जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती है कुड फोकस ऑन टेक्निकल डेवलपमेंट, ये फोकस कर सकती है टेक्निकल नॉलेज के ऊपर और इवन बिहेवियरल स्किल्स के ऊपर, एंड आर रेलिवेंट फॉर एम्प्लॉयज टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन, और रेलिवेंट है फॉर एम्प्लॉयज की वो कोऑर्डिनेशन में वर्क करे विद ईच अदर। दस द फोकस जो है एचआरडी का इज ऑन इनहैंसिंग द नॉलेज, कि फोकस क्या है एचआरडी का कि इनहांस करो आप नॉलेज को, स्किल्स को, एक्सपर्टीज को एम्प्लॉय की, जिससे क्या आप ज़्यादा प्रोडक्टिव, सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड रह पाओ, मतलब या फिर जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव, सेटिस्फाइड और मोटिवेटेड रह सकें। अब एचआरडी क्या है, ये है एच आर डी इज नीडेड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होती है, जो दैट वॉन्ट्स टू स्ट्राइव इन एन एनवायरमेंट दैट इज नॉट ओनली फास्ट चेंजिंग, जो सिर्फ ना ही तेज तेज चेंज हो रही है बट वेरियस चैलेंजेस भी आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे ग्लोबलाइजेशन, इंक्रीज कॉम्पिटिशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ गया ना, इतनी सारी एमएनसी हैं, कितने सारे सब्स्टिट्यूट गुड्स आ चुके हैं। अब एच आर डी कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन बिकम डायनेमिक, इससे ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक हो जाएगी एंड ग्रो करेगी इन अ वे दैट दे आर एबल टू काउंटर द वेरीड चैलेंजेस, ठीक है। ये क्या है, एच आर डी जो है वो हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि डायनामिक तरीके से, मतलब और ग्रो करे एक ऐसे तरीके में जिसमें वो जितने भी चैलेंजेस हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है उसको वो चेंज कर सके, ठीक है, फेस कर सके। और एच आर डी जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब वेरियस बेनिफिट्स भी है एच आर डी के, जैसे कि एच आर डी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो एम्प्लॉय को कम्पेटेंट बना सकती है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ी, ठीक है, उनको रियलाइज करा सकती है उनकी पोटेंशियलिटीज के बारे में। इट विल हेल्प क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क क्लाइमेट इन ऑर्गेनाइजेशन, द एम्प्लॉय विल फील वैल्यूड, उनको वैल्यूड फील होगा, प्रमोट करेगी वर्क मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉयज, एंड कुड ऑल्सो इन्हांस ओवरऑल क्वालिटी ऑफ वर्क, उनकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ वर्क भी इन्हांस करेगा। अब प्रमोट करेगा एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी को प्रमोट करेगा टुवर्ड्स चेंज अमंग द एम्प्लॉय। अब देयर इज अ क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट, एक क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट होता है, रिस्पेक्ट होता है, टीम स्पिरिट होती है अमंग एम्प्लॉयज, ठीक है। अब इट प्लेज अ रोल इन इनहांसिंग, इनहांस करता है क्या इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिस्टम एंड सर्विस इम्प्रूवमेंट, ठीक है, और इनहांस करता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच कैन ऑल्सो इनहांस द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इससे हमें पता चला है कि ये जो बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, कितना एच आर डी जो है वो रेलेवेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
राइट। अब इसके ना हम लोग HRM के साथ इसका वो देख लेते हैं कि इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जस्ट अ सेकेंड, जो यहाँ पे लिखा है थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि वही है कि जैसे ही एक एम्प्लॉय है वो एंटर करता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या करता है, वो HRD का वहाँ पे रोल आने लग जाता है, उसके रिलेटेड एक्टिविटीज आने लग जाती हैं। ठीक है, हर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज में होता है ये जो होती है कि इसमें क्या सिंक्रोनाइजेशन है, ठीक है, सिंक्रोनिसिटी है बिटवीन द विजन एंड मिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और HRM डिपार्टमेंट के बारे में। ठीक है, अब एक्टिविटीज रिलेटेड टू HRD आर प्लान इस मैनर में होती है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल और ऑब्जेक्टिव जो भी हमने ऊपर से पढ़ा बस वही चीज़ है, उन्हीं को आपको बढ़ा बढ़ा के लिखना है। वेरियस एक्टिविटीज हो सकती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, करियर डेवलपमेंट की, कोचिंग, मेंटरिंग, ये सब हम आगे पढ़ेंगे वैसे भी। ठीक है, तो ट्रेनिंग के अंदर ये सब हम पढ़ने वाले हैं, तो ये सब इधर आ जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में HRD जो है फॉर्मल इनफॉर्मल मैनर दोनों तरीके से हो सकती है। HRD एक्टिविटी वुड बी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ सम टेक्निकल एस्पेक्ट इन न्यू मशीनरी आई तो उसका टेक्निकल भी जहाँ, ठीक है। और ये था आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल भी हो सकती है कि उनको नॉर्मली मेंटोर करना। ठीक है, सीनियर जो अपने उनको बता रहे हैं जूनियर्स को कुछ भी, वेरियस चैलेंजेस पे फोकस करते हैं ये लोग इफेक्टिवली, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन हो गया, कंपटीशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, फिर जो ये हो गया ह्यूमन रिसोर्स नीड टू बी एडिक्वेटली ट्रेन करना है, प्रिपेयर करना है कि वो ग्लोबल इकोनॉमी के साथ रह पाए, यही सब इसके अंदर वही है। फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो अभी हमने पढ़ा, फिर ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट क्योंकि उसकी इफेक्टिवनेस बन जाती है, फिर करियर डेवलपमेंट, अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि फंक्शन ऑफ HRD इज प्रमोटिंग करियर डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज, करियर डेवलपमेंट करनी है ऑफ एम्प्लॉयज की, एज वी हैव बीन स्ट्रेसिंग अगेन एंड अगेन, बार बार हम यही चीजें बात कर रहे हैं कि इनहांस कर रहे हो कॉम्पिटेंसीज ऑफ इंडिविजुअली। ठीक है, ये सब है करियर डेवलपमेंट। अब जो हमने ऊपर पढ़ा है उन्हीं सब चीजों को आपको यहाँ पे बताना है, राइट। कि करियर डेवलपमेंट जो है वो कैटेगराइज हो सकता है दो मेन प्रोसेस में, करियर प्लानिंग एंड करियर मैनेजमेंट। करियर प्लानिंग जो है वो इन्वॉल्व करेगा स्टैब्लिशिंग करियर प्लान्स, कीपिंग इन माइंड द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल और द एम्प्लॉय। ठीक है, वैसे ये सब होगा। करियर मैनेजमेंट में क्या आएगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। ठीक है, दैट वर टॉक्ड अंडर प्लानिंग, करियर प्लानिंग, वही पहले उसको प्लान करना फिर उसको मैनेज करना। ठीक है, और करियर मैनेजमेंट इंक्लूड स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू अचीव करियर प्लान्स। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जा सकती है, मतलब इसमें वही है डिसीजन एंड एक्शन कैन टेकन एट मैनेजरियल लेवल इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द अलाइनमेंट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वही है कि जो ऊपर से बनते हुए आ रहे हैं चीज़ें, रूल्स एंड रेगुलेशन, उनको मेंटेन करना। इसमें वेरियस प्रोसेसेस होंगे, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजी एंड कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द इम्पॉर्टेंट दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट सीनियर मैनेजर जो है वो रिविजिट करे और रीएसेस करे ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को, गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को, स्ट्रैटेजीज को, प्रोग्राम्स को एंड पॉलिसीज को, इन सब को। ठीक है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी, दैट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज और पोज अ थ्रेट भी तो दे सकती है ना कभी कभी। एंड बेस्ड ऑन इंटरनल एक्सटर्नल असेसमेंट, ये सब हम पिछली वाली वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी स्ट्रेटेजिक HRM के बारे में। स्ट्रेटेजिक प्लान विद मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल्स, बिलीव्स, वैल्यूज, सो ऑन। ठीक है, अलाइनमेंट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, वेरियस सब सिस्टम्स में, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में, ट्रीटमेंट मेथड विद एम्प्लॉयज एंड हाउ एम्प्लॉयज आर मैनेज्ड, किस तरीके से देखा जाए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, मतलब हायरार्की। फिर आगे आपका ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम में। ठीक है, सिलेक्शन, अप्रेजल, एवरीथिंग। फिर अदर वर्क रिलेटेड टू प्रैक्टिस सिस्टम, ये सब इसके अंदर आएगा। ठीक है, अब ये तो रूल्स हैं नॉर्मली है, खत्म, ये इतना था। अब अगर हम इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट देखें कि HRM और HRD में क्या है, तो मैं बोलूँगी अभी आप लोग उसको समझना। ठीक है, जैसे मैं मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ाती हूँ, तो अब देखो मैंने कुछ की पॉइंट्स बनाए थे। तो HRM के अंदर क्या होता है, इसमें रेफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी प्रिंसिपल का एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट टू मैनेज द पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेज करते हैं जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और एक प्रिंसिपल को आपका एप्लीकेशन करना है उसमें कि भाई ये रूल्स है। HRD में क्या है, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट फंक्शन होता है, जो दैट इंटेंट्स टू इम्प्रूव, जो इम्प्रूव करना चाहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ पीपल, मतलब जो परफॉर्मेंस करेंगे उसको इम्प्रूव करनी है हमें, वो होता है HRD में। और यहाँ पे क्या होता है कि रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब HRM क्या है, वो मैनेजमेंट फंक्शन है, और HRD क्या है, सबसेट ऑफ HRM है, उसके अंडर आता है। HRM क्या है, वो रिएक्टिव है,
और वेयर एज HRD क्या है, प्रोएक्टिव है। अब HRM क्या है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज, परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय को इम्प्रूव करता है। जबकि HRD क्या है, डेवलप करता है स्किल्स, नॉलेज, ठीक है, कॉम्पिटेंसी ऑफ एम्प्लॉयज, ये सब हमने अभी पढ़ा है, राइट। अब HRM रूटीन होता है और HRD मतलब ऑन गोइंग, हमेशा चलता रहता है, ठीक है। HRM इंडिपेंडेंट है और HRD क्या है, सब सिस्टम है। HRM क्या है, कंसर्न नो पीपल ओनली, ठीक है, सॉरी, कंसर्न विद पीपल ओनली, ठीक है। HRM क्या है, कंसर्न है विद पीपल ओनली। जबकि HRD जो है, डेवलपमेंट ऑफ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट की बात की जाती है। ऑल राइट, तो एक चीज ये भी है, ये इम्पॉर्टेंट है। ऑल राइट, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, तो ये अच्छे से आप लोगों को आना चाहिए। सो हेयर वी कंप्लीटेड आवर टॉपिक, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नाउ लेट मी जस्ट समराइज फ्यू थिंग्स इन दिस वीडियो ओनली, कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो वही जो अभी हमने बात की नेचर में भी, कि जो HRM है वो मैनेजमेंट फंक्शन है और HRD क्या है, सबसेट ऑफ HRM है, ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ HRM। अभी एक मिनट में ना आपको एक चीज दिखाती हूँ, उससे पढ़ाती हूँ, उससे ना आपको और थोड़ी क्लैरिटी आएगी। इसमें देखो डिफरेंस है HRM और HRD के बारे में, तो इसमें वही है, फैक्टर्स ऑफ कंपैरिजन देखे तो मीनिंग, नेचर, फंक्शन, ये सब में देख सकते हैं हम। तो फुल फॉर्म ऑफ HRM इज ये, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, वही जो मैंने बात की, ठीक है, वही इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, रिफर्स टू द कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट फंक्शंस, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सबसेट होता है, ये मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं। HRM बिलीव करता है रिएक्टिव अप्रोच में, इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, और ये बिलीव करता है प्रोएक्टिव अप्रोच में, इनहांस स्किल्स एंड प्रोडक्टिविटी। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन HRM एंड HRD। अब HRD क्या मीन करता है, कि मतलब डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्या है। HRD इज मैकेनिज्म दैट मेक्स ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्सेज स्किलफुल, knowledgeable, competent and poses correct behavior attitude, वही सब जो हमने बातें की है। ऑब्जेक्टिव वही हो, हम लोग ये सब इन डेप्थ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ये मैंने आपको सब बता ही दिया है ऑलरेडी। सो बाय दिस वी कंप्लीटेड HRM एंड HRD। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है इस यूनिट का, जो मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ इसी वीडियो में। अब इसमें हम देखेंगे चैलेंजेस और इश्यूज ऑफ HRM के बारे में, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या, मैनेजर्स हु विल एक्ट एज अ चेंज एजेंट, जो चेंज एजेंट्स होंगे या चेंज फैसिलिटेटर्स होंगे, ठीक है, ये थे HR मैनेजर्स जिनकी हमने बात की है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स हैं, वो क्या, दे एक्ट एज अ चेंज एजेंट्स, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, दे विल हैव टू बिल्ड अप learning organizations, they have to build up learning organizations having the capacity and capabilities to learn from experimentations, मतलब उनमें कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है कि वो सीख सकें किससे, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस से और दूसरों के एक्सपीरियंसेस से, और वो जो लर्निंग है वो ट्रांसफर कर सकें। अगर अभी उनको वो समझ गए हैं ये बात कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से उन्होंने कोई सीख ली, अब वो बाकी चीजों में भी उसको ट्रांसफर कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं टू ग्रेटर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, राइट। अब द ऑर्गेनाइजेशन टुडे रियलाइज दैट ह्यूमन रिसोर्स इज मोस्ट वैल्यूएबल, सबसे वैल्यूएबल एसेट है, एंड आर अडॉप्टिंग पॉलिसीज लाइक कंपेटेंस बिल्डिंग, जॉब रोटेशन, परफॉर्मेंस लिंक्ड पे, जैसे परफॉर्मेंस करोगे वैसा पेमेंट, ठीक है, एम्पावरमेंट, ये सब हो रही है जो प्रमोट करता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ग्रेटर स्ट्रेस इज ऑल्सो बीइंग गिवन इन द फील्ड ऑफ एम्प्लॉयज वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी, बहुत सारे इसमें भी स्ट्रेस दिया जा रहा है कि लोगों को मिले, ठीक है, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी होने चाहिए, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ये सब मिलना चाहिए। HR प्रोफेशनल्स have to play a vital and pivotal role by acquiring, preparing and maintaining क्या चीज, ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर मीटिंग द अबव चैलेंजेस। अब जो चैलेंजेस आ रहे हैं, इनको कुछ फॉलोइंग चैलेंजेस होता है। सबसे पहले होता है मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। अब जो आपका ऑफिस एरिया, उसमें इतनी सारी डाइवर्सिटी होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैलेंज, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे यूनिट का, आता ही आता है सबसे ज्यादा देखा जाए। HRD के साथ ये बहुत बार आता है, HRD और ये तो मतलब करके ही जाओ, ठीक है। तो इसलिए एक ही वीडियो में इनको मर्ज कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी यूनिट 1, अगर आप DSC साइकोलॉजी, DSC सब्जेक्ट आपका HRM है तो। एन इम्पॉर्टेंट चैलेंज दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स फेस इन्वॉल्व वर्क डाइवर्सिटी,
वर्कफोर्स की डाइवर्सिटी होती है, इसके अंदर क्या है, द इंक्रीजिंग हेट्रोजेनिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद द इंक्लूजन ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग ग्रुप से लोग आ रहे हैं, उनका इंक्लूजन है, तो एक हेट्रोजेनिटी है, ठीक है। विमेन है, फिजिकली एबल्ड है, रिटायर्ड डिफेंस पर्सोनल्स है, बैकवर्ड क्लासेस, एथनिक ग्रुप्स, एवरीथिंग, इतने सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, राइट। वेयर एज ग्लोबलाइजेशन जो है वो फोकस करती है डिफरेंस बिटवीन पर्सोनल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में बहुत सारे दूसरी कंट्रीज से भी लोग आते हैं वर्क करने, राइट। तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटीज जो एड्रेस करती है डिफरेंसेस अमंग पीपल विद इन द सेम कंट्रीज, एक कंट्री के अंदर कितने डिफरेंसेस हैं, ठीक है। मोर एंड मोर वुमेन हैव बीन जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वुमेन्स भी ज्वाइन कर रही हैं, ऑर्गेनाइज वुमेन एग्जीक्यूटिव्स हैव also been occupying important position at the middle and top level in the organization, कि मिल भी रहा है women को क्या कहते हैं important position और टॉप लेवल पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब भी देखना है, उनको मैनेज करना है। इट इज इटसेल्फ इज अ चैलेंज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी चैलेंज है, एज ट्रेडिशनली इंडियन सोसाइटीज हैज बीन मेल डोमिनेटेड, क्योंकि पहले इंडियन सोसाइटी क्या थी, वो मेल डोमिनेटेड थी। अब वो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की बात करें, हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर द मैनेजमेंट, ठीक है। सो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी जो होती है, सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन है इसका। द मैनेजर्स विल बी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट, तो जो मैनेजर है उनको शिफ्ट करना पड़ेगा अपनी अप्रोच फ्रॉम ट्रीटिंग ईच ग्रुप, हर ग्रुप को, हर ग्रुप ऑफ वर्कर्स को एक जैसा ट्रीट करना है, ठीक है। तो उनको एक जैसा ट्रीट करना है, टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस अमंग देम एंड शोस फॉलोइंग सच पॉलिसीज टू एनकरेज क्रिएटिविटी, और ऐसी पॉलिसीज लाओ जिसमें एनकरेज हो क्रिएटिविटी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, यू नो, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस लेबर का टर्नओवर एंड अवॉइड एनी शॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इसको अवॉइड करना है। व्हेन वर्कफोर्स डाइवर्सिटी इज मैनेज्ड प्रॉपरली, जब ये मैनेज हो जाएगी ढंग से, देयर वुड बी ग्रेटर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अच्छी होगी, बेटर ह्यूमन रिलेशंस होंगे एंड कॉन्जेनाइल वर्क कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब मीटिंग एस्पिरेशंस, अब लोगों की भी कुछ एस्पिरेशन डिजायर्स होती है जब वो ज्वाइन करते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। तो देयर हैज बिन राइज इन प्रपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयज टुडे इन इंडस्ट्रीज, तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा एकदम राइज हुआ है, बूस्ट हुए इंडस्ट्रीज में, ठीक है। वी बिलोंग टू यंगर जनरेशन हुज एस्पिरेशन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अर्लियर जनरेशन, आजकल की जनरेशन की एस्पिरेशन मतलब लाइफ से अलग हैं, जॉब से अलग हैं, जो पहले की होता था। पहले का था बस भाई इतना हो जाए कि खाना पीना चल रहा है, आजकल के लोगों को कार चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, एवरीथिंग, ठीक है, दे एस्पायर मोर। तो टुडेज वर्कर्स आर मोर करियर ओरिएंटेड है एंड आर क्लियर अबाउट लाइफस्टाइल, उनको लाइफस्टाइल के बारे में कि पता है कि उन्हें कैसी लाइफ जीनी है, दे वांट लाइक लाइफस्टाइल दे वांट टू लीड, कि उन्हें कैसी जिंदगी जीनी है वो क्लियर है, क्लैरिटी है। कंसिडरेबल चेंजेस हैव बीन नोटेड, बहुत सारे चेंजेस नोट किए गए हैं करियर ओरिएंटेशन ऑफ एम्प्लॉयज में, कि उनका करियर ओरिएंटेशन कैसा है, दे आर बिकमिंग मोर अवेयर देयर ऑफ देयर हायर लेवल नीड्स एंड अवेयरनेस, मतलब वो ज्यादा अवेयर हो रहे हैं कि उनकी हायर लेवल नीड्स कैसी हैं, और एंड दिस अवेयरनेस वुड इंटेंसिफाई फर्दर अमंग द फ्यूचर एम्प्लॉयज, और ये और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी आगे आने वाले एम्प्लॉयज के बीच में। द मैनेजर वुड रिक्वायर टू इवॉल्व एप्रोप्रिएट टेक्निक्स, तो मैनेजर को एप्रोप्रिएट टेक्निक्स यू नो इवॉल्व करनी पड़ेंगी, जिससे क्या सेटिस्फाई और हायर लेवल नीड्स जो है वो फुलफिल हो रही हैं, सेटिस्फाई कर रहे हो उनकी जो हायर लेवल नीड्स हैं ऑफ द एम्प्लॉय, एंड डेवलप कर रही हो सूटेबल प्लान्स फॉर देयर करियर एडवांसमेंट, और डेवलप कर रही हो सूटेबल प्लान्स। अब एम्पावरमेंट एंड सॉरी एम्पावरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज की अगर बात करें, तो जैसे हमने ऊपर बात की, देयर हैज बीन जनरल चेंज इन प्रोफाइल ऑफ वर्कफोर्स, वर्कफोर्स का प्रोफाइल चेंज हो रहा है इंडस्ट्रीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर विल गेट बेटर क्वालिफाइड, वो और ज्यादा क्वालिफाइड हो जाएंगी एंड करियर ओरिएंटेड हो जाएंगी। तो जो प्रोपोर्शन है ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एम्प्लॉयज का, प्रोफेशनल और टेक्निकल एम्प्लॉयज का जो प्रोपोर्शन है विल ऑल्सो इंक्रीज एज कम्पेयर टू द ब्लू कॉलर्ड एम्प्लॉयज, जो अगर हम ब्लू कॉलर्ड एम्प्लॉयज से अगर उनको वो करें, क्या कहते हैं, कंपेयर करें, तो ठीक है। तो ब्लू कॉलर जॉब्स कौन सी होती है पता है आप लोगों को, वो वाली जॉब जिसमें जो लोग हैं, यू नो, जिसमें मैन पावर का ज्यादा काम है, जो ज्यादा टैक्सिंग है, जैसे लेबर्स हो गए, ठीक है, फिर यू नो फार्मर्स हो गए, जिसमें मैन पावर का ज्यादा काम हो गया, दैट इज ब्लू कॉलर जॉब। तो अब आने वाली जनरेशन में यही देखा जाएगा ना कि प्रोफेशनल और टेक्निकल एम्प्लॉयज ज्यादा आ रहे हैं rather than blue collar employees, so they will see greater degree of participation in goal setting,
तो उनका डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा किसमें, गोल सेटिंग एंड डिसीजन मेकिंग में, एंड ऑल्सो डिमांड ग्रेटर एवेन्यूज ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट। ठीक है, अब टू रिस्पॉन्ड टू दीज डिमांड, अब इन डिमांड्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू रीडिज़ाइन, उनको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा और रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा टू एम्पावर द एम्प्लॉयज़, कि वो एम्पावर कर सके एम्प्लॉयज़ को, सो दैट दे हैव सफिशिएंट ऑटोनॉमी और फ्रीडम, उनके पास सफिशिएंट ऑटोनॉमी फ्रीडम है किससे, कि वो डिसीजन ले सके अपने जॉब को करते वक्त। अब एम्पावरमेंट क्या होती है, ये होती है गिविंग, इन्वॉल्व्स गिविंग द एम्प्लॉयज मोर इन्फॉर्मेशन, उनको ज़्यादा इंफॉर्मेशन देना, कंट्रोल देना ओवर दे परफॉर्म देयर जॉब्स, मतलब ओवर हाउ दे परफॉर्म देयर जॉब्स, जब वो काम करे तो उनको इन्फॉर्मेशन और कंट्रोल देना, उनको एम्पावर करना। ठीक है, वेरियस टेक्निक्स ऑफ एम्पावरमेंट जो होती है, बहुत सारी वो होती है टेक्निक्स ऑफ एम्पावरमेंट, रेंज फ्रॉम पार्टिसिपेशन, यानी पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, पार्टिसिपेशन किसमें, डिसीजन मेकिंग में, टू द यूज ऑफ सेल्फ मैनेज टीम्स। ठीक है, पहले आप डिसीजन मेकिंग में बस पार्टिसिपेट कर रहे हो, फिर आप पूरा टीम को मैनेज कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारी एम्पावरमेंट कैसे कैसे दी जा सकती है, ऐसे दी जा सकती है कि आप एक तो हम कोई डिसीजन ले रहे हो तो उसमें अपना योगदान दो, या फिर आप पूरी टीम लीड करो तो आप तो भी आपको एम्पावरमेंट दी जा रही है। तो इन फ्यूचर अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन विल फॉलो टीम स्ट्रक्चर्स, आगे जाके टीम स्ट्रक्चर्स होंगे विच विल पेव द वे ऑफ फॉर एम्पावरमेंट, तो एम्पावरमेंट बढ़ेगी ऑफ लोअर लेवल्स की भी। तो एम्पावरमेंट से क्या होगा, would be all the more will be all more necessary to speed up, इससे क्या होगा, स्पीड अप होगा, ज़्यादा ज़रूरी होगा क्या, कि हम स्पीड अप करें प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग को, बहुत फास्ट फास्ट डिसीजन ले। ऐसा नहीं एक दिन में वो आ रहा है, 4 दिन बाद कुछ बता रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं, बट फास्ट फास्ट, कि आज सबको आना है, बैठेंगे एक टेबल पे, मतलब मीटिंग होगी, उसके बाद डिसीजन ले लिया जाएगा। स्पीड अप करना है, मेक यूज ऑफ एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज, उसका यूज करना है, एंड सर्व कस्टमर एंड सोसाइटी बेटर, और कस्टमर और सोसाइटी को बेटर तरीके से सर्व करना। अब मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, अब ह्यूमन इमोशंस को, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन में क्या होगा, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन इन द फ्यूचर विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, अब ह्यूमन रिलेशन को आगे मैनेज करने में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगी, क्योंकि अब जो न्यू जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज होगी विल बी मोर डिफिकल्ट टू मोटिवेट देन द प्रीडिसेसर्स। अब इनको मोटिवेट करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, पिछले वालों को आसान होता था। दिस विल इन पार्ट बी द रिजल्ट ऑफ अ चेंज इन वैल्यू सिस्टम, उनकी क्योंकि वैल्यू सिस्टम अलग है, कपल्ड विद राइजिंग एजुकेशनल लेवल, उनके एजुकेशनल लेवल ज़्यादा है। ठीक है, ग्रेटर स्पेक्टिज्म कंसर्निंग लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड लेस रेवरेंस ऑफ रेवरेंस ऑफ अथॉरिटी फिगर्स। ठीक है, विल फिगर्स विल मोर कॉमन। तो अब इनका क्या है कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में है, तो यहाँ पे अथॉरिटी फिगर्स भी बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो उससे क्या है, ये वही अनक्वेश्चनिंग एक्सेप्टेंस होगी ऑफ रूल्स रेगुलेशन विल बी लेस लाइकली। अब ऐसा नहीं है ना कि वो बिना कुछ पूछे बस करने लग जाएंगे रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि उनकी एजुकेशन ज़्यादा है, तो वो पूछेंगे तो उनको मोटिवेट करना भी मुश्किल है। तो ये भी, सिंस वर्कफोर्स इन फ्यूचर विल कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि जो वर्कफोर्स है फ्यूचर में वो कॉम्प्रोमाइज करेगी, बेटर एजुकेटेड होगी और सेल्फ कॉन्शियस होगी, तो दे विल आस्क फॉर हायर डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन, कि भाई मेरे को इतना ही काम नहीं, मेरे को और करना है, एंड एवेन्यूज फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट। However, in proportion, the professional, जो प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एम्प्लॉयज होंगे विल इंक्रीज इन रिलेशन टू ब्लू कॉलर वर्कर्स, जो हमने ऊपर पढ़ा कि इनका ज़्यादा बढ़ जाएगा। द रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, जो रेशियो है फीमेल एम्प्लॉयज का इन टोटल वर्क फोर्स विल ऑल्सो राइज। ठीक है, फीमेल ज़्यादा आने लग जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ वुमेन विद इन ये जो मैनेजरियल रैंक्स होती है, माइट इट सेल्फ बी अ प्रॉब्लम। मनी विल नो लॉन्गर बी द सोल मोटिवेटिंग फोर्स, सिर्फ मनी से ही नहीं होगा कि भाई तुम्हें हम इतनी सैलरी दे रहे हैं। फॉर द मेजोरिटी ऑफ वर्कर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी होगा, जो भी रोल प्ले करेगा उनकी वो काम करे मोटिवेट करने के लिए उनको, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज विल बी ट्रीटेड एंड एज एसेट, कि तुम एसेट हो हमारी कंपनी के, विच विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर, तो उनकी बैलेंस शीट में दिखेगा बात। ठीक है, कि भाई वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अब डायनेमिक पर्सनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स भी होते हैं। अब इसमें क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऑफ टुमारो विल नॉट ओनली लुक आफ्टर पर्सनल फंक्शन, सिर्फ अपने फंक्शंस को नहीं देगा, बट विल और मतलब जो भी पर्सन है उनके नहीं देखेगा, बट वो इन्वॉल्व होगा ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर इंटायर ऑर्गेनाइजेशन,
पूरे ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को देखेगा। सिमिलरली जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा इज नॉट मेयरली गोइंग टू बी एन एक्सक्लूसिव जॉब। ये सिर्फ एक एक्सक्लूसिव जॉब नहीं होगी ऑफ द एचआर मैनेजर, बट एवरी एग्जीक्यूटिव, हर एक एग्जीक्यूटिव इन द ऑर्गेनाइजेशन विल बी मेड रिस्पॉन्सिबल। हर किसी को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा कि वो एक इफेक्टिव मैनेजमेंट करें ऑफ पीपल का अपनी यूनिट के अंदर। ठीक है, हर कोई अपनी यूनिट का इंचार्ज हो जाएगा कि भाई तुम्हें देखना है कि हर कोई अच्छे से काम करे तुम्हारी खुद की यूनिट के अंदर। तो जो मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होगी वो ग्रेटेड अटेंशन पे होगी। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हर एक लेवल पर। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मैनेजर वुड प्ले अ की रोल प्ले करेंगे इन फॉर्मुलेटिंग पर्सनल पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, प्लान्स में। ठीक है, एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एवरी एचआर प्रोग्राम विल हैव टू बी प्रॉपरली प्लान्ड। तो एचआर प्रोग्राम को अच्छे से आपको प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा एंड डायरेक्ट करना पड़ेगा बाय द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। अब कुछ और भी पॉइंट्स हैं। तो बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत रिस्पॉन्सिव है। अब इसमें क्या है, तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होगा विल हैव टू कंट्रीब्यूट ट्रिमेंडसली। उनको बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा किस में, कि जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत रिस्पॉन्सिव हो, बहुत रिस्पॉन्सिव बने। क्रिएटिंग अडेप्टिव कस्टमर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, की उनको अडेप्टिव कस्टमर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाने पड़ेगा। ठीक है, अब कमिटमेंट एंड सेल्फ कंट्रोल देखना पड़ेगा। ठीक है, एंड एनकरेज करनी पड़ेगी एम्पावरमेंट, वही जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, राइट। इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग हिमसेल्फ एज द ट्रेडिशनल बॉस, कि भाई मैं ही बॉस हूँ, सबका सब कुछ ध्यान में रख के करना पड़ेगा कि भाई कि कौन क्या कर सकता है, सब कुछ उनका भी देखना पड़ेगा, राइट। द फ्यूचर मैनेजर विल हैव टू थिंक ऑफ हिमसेल्फ एज अ टीम लीडर, कि मैं लीडर हूँ, इंटरनल कंसल्टेंट हूँ और चेंज फैसिलिटेटर हूँ, ना कि मैं कोई बॉस हूँ। ठीक है, अब ऑलमोस्ट हमारा सारा होता जा रहा है, बस ये लास्ट है, इसके बाद हमारी यूनिट 1 पूरी कंप्लीट हो जाएगी, राइट। सो फाइनली 7th पॉइंट आता है क्रिएटिंग डायनेमिक वर्क कल्चर क्रिएट करना। इसमें क्या है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है विल हैव टू मोबिलाइज अ न्यू वर्क एथिक, so as to assist the top management in setting up and reinforcing quality standards। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करें। ग्रेटर एफर्ट्स विल बी नीडेड, ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए होंगे टू अचीव ग्रुप कोहेसिवनेस, बिकॉज वर्कर्स विल हैव ट्रांजिएंट कमिटमेंट टू ग्रुप्स। ठीक है, कि कितने वो कोहेसिव हैं उसके अंदर, मतलब वही कि आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कि वो ग्रुप से कमिटेड रहें। एज चेंजिंग वर्क एथिक्स रिक्वायर्ड इंक्रीजिंग एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल। अब वर्क एथिक्स में चेंज आएगा तो उनका अपने आप पे भी फोकस जाएगा। जॉब्स विल हैव टू बी रीडिजाइंड, जॉब को भी उसी तरीके से रीडिज़ाइन करना पड़ेगा टू प्रोवाइड चैलेंजेस टू एम्प्लॉयज़। ठीक है, अ फ्लेक्सिबल स्टार्टिंग एंड क्विटिंग टाइम्स। ठीक है, ऑफ एम्प्लॉय, फ्लेक्सिबल टाइम में बिकम नेसेसरी, ये नेसेसरी हो जाएगा। जैसे अभी कोविड टाइम में आपने देखा ना कि कैसे हाइब्रिड मोड चालू हो गया है ना, वैसे धीरे धीरे चेंजेस आते रहते हैं। फर्दर फोकस विल शिफ्ट फ्रॉम इंस्ट्रिंसिक टू एक्सट्रिंसिक टू इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन, कि बाहर से तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, आपको खुद से ही मोटिवेट होना पड़ेगा बाय योर ओन सेल्फ। ठीक है, अब फ्यूचर में क्या है, चेंजेस विल हैव टू बी इनिशिएटेड एंड मैनेज टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस। ठीक है, कि चेंजेस इनिशिएट किए जाएंगे, मैनेज किया जाएगा कि इम्प्रूव कर सके इफेक्टिवनेस को। अ वर्क कल्चर कंडक्टिव टू अबॉर्शन, जो वर्क कल्चर कंडक्शन है ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन होता है ऑफ चेंजेस, कि आप चेंज को अब्जॉर्ब कर रहे हो। जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, पहले हैंड रिटन चीज़ होती थी, फिर कंप्यूटर आया, देखा आपने कैसे ट्रांजिशन हुई है। अगर पिछले टाइम से देखें तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सोशो कल्चर एंड जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में जितनी भी चेंजेस हो रही है विल हैव टू बी नरिश्ड बाय एचआर। ठीक है, इफ दे वांट टू एक्वायर हायर स्टेटस इन इंडस्ट्री एंड सोसाइटी, तो आपको ये सब भाई एब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा चेंजेस को। ठीक है, फिर दे विल ऑल्सो हैव टू मेक टॉप मैनेजमेंट मोर एक्टिव, टॉप मैनेजमेंट ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी, इन्वॉल्व हो जाएगी इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है,
फॉर मीटिंग challenges of environment enhancing organizational effectiveness. Over the years देखा जाए तो ऑर्गेनाइज जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है हैज इमर्ज्ड एज अ डिसिप्लिन इन इट्स ओन, अपने आप में एक डिसिप्लिन बनता जा रहा है एचआर मैनेजर एज अ प्रोफेशनल. A professional dynamics will enhance its prestige and quality of service. However, its survival and success in future will depend upon the judicious application of knowledge and skill available. ठीक है. अब वेल इस्टेब्लिश हो चुकी है, वेल रिस्पेक्टेड है, वेल रिवॉर्डेड प्रोफेशन बन चुका है, कंपेरेबल टू अदर इस्टेब्लिश प्रोफेशन, वही सब है. अब बिल्डिंग कोर कंपेटेंस एंड क्रिएटिंग कंपेटिव एडवांटेज की बात करें तो अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैज़ अ ग्रेट रोल टू प्ले. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन डेवलपिंग कोर कंपेटेंस बाय द फर्म. अ कोर कंपेटेंस इज अ यूनिक एंड अनलिमिटेबल स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच मे बी फॉर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग कैपेबिलिटी. ये सब ये क्या है, ये स्ट्रेंथ है ऑर्गेनाइजेशन की, राइट. अगर बिजनेस जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कोर कॉम्पिटेंस की, इनकी जो लोग हैं उनकी कॉम्पिटेंस क्या है, तो वो क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाएगा उन लोगों को. बिकॉज ऑफ दिस रीजन बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने रीस्ट्रक्चर करने लग गए हैं. वो क्या, अपने बिजनेस को बाय डिवेस्टिंग those business activities who do not match their core competence, उन चीज़ों को हटाई, वो एक्टिविटीज हटा देते हैं जो उनकी कोर competence से मैच नहीं खाती हैं, एंड एक्वायरिंग दोज बिजनेस एक्टिविटीज, वो बिजनेस एक्टिविटीज को एक्वायर करते हैं जो फिट करती हैं उनकी कोर competence को. जैसे कि सच एज गुजरात अम्बुला है ना, जो उन्होंने एक्वायर किया सीमेंट कंपनी, एंड रिलायंस इंडस्ट्री एक्वायरिंग यार्न कंपनीज, ठीक है. वही वो उन्हीं चीज़ों को एक्वायर कर रहे हैं जिसमें उनको लगता है कि उनकी कंपेटेंस है. इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस around core competence implies leveraging the limited resource of firm. ये सब इट नीड्स क्रिएटिव, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, करेजियस होना पड़ेगा ऐसे डिसीजन लेने के लिए, डायनेमिक लीडरशिप होनी चाहिए, हैविंग फेथ इन द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज कि भाई हमारे लोग जो है वो कर पाएंगे, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है. तो वही है कि मार्केट पी ग्लोबलाइज मार्केट पीस मेंटेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द फोरमोस्ट ग्लोबल foremost goal of any business organization. There are two important ways of business जिससे वो competitive जो advantage है उसको सीख कर पाए. पहला है कॉस्ट लीडरशिप, विच मीन जो फर्म है वो एम करेगी कि उसका लो कॉस्ट आए, लीडर इन द इंडस्ट्री, ठीक है. लो कॉस्ट में वो बना रहे हैं तो वो कम सस्ते में बेच पाएंगे ना, तो फिर ऑब्वियसली बढ़ेगा. फिर सेकंड है डिफरेंशिएशन, अंडर विच द फर्म सीक्स द यूनिक, बीन यूनिक इन द इंडस्ट्री, अपनी इंडस्ट्री में कुछ हटके कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन दैट इज वाइडली वैल्यूड बाय कस्टमर्स. अब पुटिंग दी स्ट्रैटेजीज, अब जब इनको करेंगे तो इससे क्या इफेक्ट जो होगा वो हैवी प्रीमियम ऑन हैविंग अ हाईली कमिटेड एंड कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स भी आपको चाहिए होगी. अब वर्कफोर्स जो है वो इनेबल करेगी ऑर्गेनाइजेशन को टू कम्पीट ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रिस्पॉन्सिवनेस, की मार्केट कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, प्रोडक्ट एंड सर्विस की क्वालिटी क्या है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी का इनोवेशन, ठीक है, क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटेंस एंड कमिटेड वर्कफोर्स, ये सब. ठीक है. अब ये लास्ट हमारा टॉपिक है आउटसोर्सिंग एचआरएम के फंक्शंस. इनको भी आप आउटसोर्स कर सकते हो. अब जैसे कि मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर आउटसोर्सिंग रूटीन एचआरएम फंक्शन, जैसे कि फोकस किसी मतलब सपोज किसी साइकोलॉजिस्ट को बाहर से बुला लिया कि भाई तुम आके ट्रेनिंग कर जाओ या कुछ एक एक्टिविटी करा जाओ, कुछ भी हो सकता है, राइट. बस ऐसे प्रॉपर एचआर को नहीं हायर कर रखा है तो वो भी होता है, ठीक है. तो फोकस स्ट्रेटेजिक एचआर इश्यूज दैट इफेक्ट कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस एंड स्टेक होल्डर्स वैल्यू, एचआरएम फंक्शन विच आर रूटीन टाइप्स, ठीक है, जो रूटीन टाइप होते हैं कैन बी सेफली आउटसोर्स्ड. जैसे कि रिक्रूटमेंट, कंपनीज को हायर कर लेते हैं वो इसके लिए कि आप रिक्रूटमेंट करके दो हमें, सिलेक्शन कंपेंसेशन करके दो, फिर जॉब इवैल्यूएशन ट्रेनिंग, ये सब बाकी कोई और कंपनी उनके लिए करके दे रही है. आउटसोर्सिंग सच फंक्शंस वुड एनेबल द मैनेजमेंट पे ग्रेटर अटेंशन टू कोर बिजनेस एक्टिविटीज. वो ज़्यादा अटेंशन बाकी मेन कोर एक्टिविटीज़ पे दे रहे हैं. जो टर्म है आउटसोर्सिंग, इसका मीन है गिविंग सम सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सर्विसेज प्रोवाइडर और एजेंसीज रैदर देन परफॉर्मिंग इट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करने की जगह बाहर से किसी से सर्विस ले रहे हो, ठीक है. दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ, ठीक है. अब इसको ये कहते हैं द बेसिक फीचर ऑफ बीपीओ इज दैट कंपनीज हायर आउट on contract those services that
सर्विसेज और टास्क विच फॉल आउटसाइड द एरिया ऑफ देयर कोर कॉम्पिटेंस, अपनी कोर कॉम्पिटेंस के बाहर की चीज़ों के लिए वो आउटसोर्सिंग कर लेते हैं। बिजनेस एंटरप्राइज में आउटसोर्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सनल, सबका एम्प्लॉयमेंट वगैरह, पेरोल वगैरह ये सब उनको दे देते हैं। आउटसोर्सिंग रूटीन ये कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट बचाता है क्योंकि उन्होंने एक हायर नहीं कर रखा है बंदा, जब जरूरत पड़ी तो थोड़े से उनको पैसे दे के वो कर लिया। द मैनेजमेंट नीड टू बी इन्वेस्ट इन स्टाफ, नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस ऑफ रूटीन। बट बीपीओ जो है वो फर्म यूज है एक्सपर्टीज इन परफॉर्मेंस ऑफ। अब वही है जब, अब देखो यहाँ पे देखो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी जो हम ऊपर पढ़ा था ना, सबसे पहला हमारा इशू था, इसके बारे में भी यहाँ थोड़ा सा बता रखा है अगर आप लोग पढ़ना चाहो। डायमेंशंस क्या होते हैं डाइवर्सिटी, इनकम में, एथिक्स में, रिलेशनशिप स्टेटस में, रेस, एज, जेंडर, ये प्राइमरी होते हैं, ये सब सेकेंडरी होते हैं। सेकेंडरी में हेल्थ हैबिट्स, रिलीजियस बिलीफ्स, ये सब आते हैं। आपकी जर्नल अपीयरेंस, प्राइमरी डायमेंशन, इनके बारे में भी आप थोड़ा लिख कर आ जाना। एडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है, ये सब। वर्कफोर्स में चैलेंजेस, प्रॉब्लमेटिक जेंडर रिलेशंस होते हैं, कल्चरल कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट हो सकता है, रेजिस्टेंट टू चेंज होता है, मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, ठीक है, वो सब के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे गिवन है। डाइवर्सिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप बाद में अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो, ठीक है। बाकी बस ये पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 5 मैक्सिमम पूछे जाते हैं, 9 बता दिए फिर भी। रीजन क्या है इनके ग्रोथ का, थोड़ा बहुत ये है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इग्नोरिंग, ठीक है। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी इंडिया में, ओबीसी, एस सी, एस टी, ठीक है, इन सब के बारे में आप थोड़ा बताओगे। एम्पावरमेंट मैंने आपको बताया था क्या होता है, ठीक है, कि इसका रैशनैलिटी क्या है, टाइप्स कैसे सजेशन दे सकते हो जॉब इन्वॉल्वमेंट में, हाई इन्वॉल्वमेंट में, ठीक है, यही सब। बैरियर्स क्या क्या हैं कि अनविलिंगनेस टू डेलीगेट अथॉरिटी, कोई और किसी को देना नहीं चाहता, डिपेंडेंसी होती है सबऑर्डिनेट्स पे, स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, रिजिड कंट्रोल कि भाई मैं ही करूँगा, ठीक है। डाउन साइजिंग भी होती है। डाउन साइजिंग क्या है कि आप लोगों को नहीं, मतलब वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम की इसमें बात करोगे, जिसमें रिड्यूस कर रहे हो साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू कट कॉस्ट, कॉस्ट को बचाने के लिए लोगों को मतलब फायर कर रहे हो, तो इसमें वही है। तो इसके अंदर ये तो गोल्डन हैंडशेक के बारे में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बताया, लिबराइजेशन, liberalization and globalization of Indian economy have exposed the Indian firms foreign competition, foreign competition आ गया, सिर्फ क्या है, Indian firms to be efficient and cost effective force, ठीक है, अब उनको बनना पड़ रहा है, ठीक है, जिससे वो डाउन साइजिंग से रिसॉर्ट कर सकें, ठीक है। से गुड बाय टू द सरप्लस स्टाफ, ज़्यादा स्टाफ नहीं रखते हैं, बाय ऑफरिंग गोल्डन हैंडशेक अंडर वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, आपको खुद भी जाना है तो आप खुद भी जा सकते हो, दैट इज़ वीआरएस। डाउन साइजिंग की बात थोड़ी सी यहाँ पे कर रखी है, ठीक है। रोल्स ऑफ एचआर मैनेजर इन डाउन साइजिंग, ये सब, टेकिंग केयर ऑफ अनसर्टेनिटीज, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, ये सब देखना है, ठीक है। वीआरएस की बात कर रखी है भाई, गोल्डन हैंडशेक जो मैं ऊपर बता के आई हूँ, ठीक है, इससे क्या डाउन साइजिंग में मदद करती है, ठीक है। अंडर दिस स्कीम द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉयज एंटर इनटू द म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों का एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई वो रिटायर होंगे ऑन पेमेंट ऑफ एग्रीड कंपेंसेशन बाय, मतलब उनको पेंशन भी मिलेगी उसमें, ठीक है। बस यही है, रीजंस क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। सो बाय दिस वी completed टू मोस्ट important टॉपिक्स ऑफ HR, दैट इज HR डेवलपमेंट, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इश्यूज ऑफ HRM, राइट। सो अगर आप कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।